लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स का हो गया था। इस क्लास से जो शुरू करेंगे हम दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की स्लाइड मैं आपको दिखा रहा हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। अगर आप देखेंगे ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला। अगर हम जनरलाइज वे में बात करें तो देखिए किसी एसिड की क्या प्रॉपर्टीज होती है। किसी एसिड को अगर आप देखेंगे तो हमेशा जो प्रॉपर्टीज होंगी दैट इज बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट और पानी। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की भी बात करें तो सेम कैटेगराइजेशन है, सेम टाइप की प्रॉपर्टीज है। एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और पानी बनाता है। बट यहां अलॉन्ग विद दिस आपको जो दिखाई देगा OH ग्रुप की प्रॉपर्टीज दिखाई देंगी, CO ग्रुप की प्रॉपर्टीज दिखाई देंगी, एल्काइल ग्रुप की प्रॉपर्टीज दिखाई देंगी। यानी ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आप पढ़ रहे हैं, इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आपको एसिडिक बिहेवियर तो दिखाई देगा ही देगा। एसिडिक बिहेवियर के साथ प्रॉपर्टीज ऑफ OH ग्रुप प्लस प्रॉपर्टीज ऑफ CO ग्रुप प्लस प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल, इतनी चीजें दिखाई देंगी। इंटरेस्टिंग मैंने इसलिए बोला कि आउट ऑफ दीज फोर ये प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं। इन चारों में से ये जो प्रॉपर्टीज है ये प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके हैं। ये प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी बता दी। तो ये जो चैप्टर है अगर हम बात करें तो इट इज मोर और लेस द रिवीजन ऑफ प्रीवियस चैप्टर्स। ये जो चैप्टर है ये लगभग प्रीवियस चैप्टर्स का रिवीजन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह से हम इसको देखेंगे। सबसे पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं वन बाय वन। अधिकतर रिएक्शंस आपने पहले सुनी हुई होंगी। स्लाइड पे आप देखेंगे रिएक्शंस लिखी हुई हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है दैट इज ऑक्सीडेशन। किस किस का? एल्केन्स, एल्कोहल्स और कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, इनका ऑक्सीडेशन। तो यहां जो सोचने वाली बात है वो क्या है, मैंने आपको एक ऑक्सीडेशन सीरीज बताया हुआ। मैंने आपको सिंप्लीफाइड मैनर में बताया था ये CH4 है। आप जब कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एक हाइड्रोजन हटाते जाइए, उसकी जगह OH लगाते जाइए। दैट मीन्स ये बना दिस वन। ये फर्स्ट ऑक्सीडेशन हो गया। कंपाउंड को आप देख सकते हैं CH3OH, अल्कोहल है। एल्केन के ऑक्सीडेशन से अल्कोहल बना, राइट। फर्दर इसका ऑक्सीडेशन जब आप करेंगे तो एक और H OH में कन्वर्ट हो गया। ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। एक कार्बन एटम पर दो OH ग्रुप्स लगे हुए नहीं रह सकते। वाटर मॉलिक्यूल विल बी एलिमिनेटेड
the result will be seen in the form of this one. Now it is third category of compound, यानी एल्डिहाइड या कीटोन. उसमें ये एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है. फर्दर इसका ऑक्सीडेशन आप करेंगे, एक H की जगह OH लगा दीजिए, ये बन गया एसिड. दिस इज योर रिक्वायरमेंट. लेकिन ये ऑक्सीडेशन सीरीज कई बार यहां पर स्टॉप नहीं होती. ये ऑक्सीडेशन सीरीज उस केस में यहां पर स्टॉप होगी अगर इस H की जगह एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है. यानी इंस्टेड ऑफ दिस अगर आप ये कंपाउंड यूज कर रहे थे, दिस वन, तभी रिएक्शन यहां पे रुक जाता. उस पर्टिकुलर केस में यू विल फाइंड RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH एज द प्रोडक्ट. ये प्रोडक्ट आपको मिल जाता. बट in this particular case this will further oxidize to this compound. इस कंपाउंड का नाम आप बहुत अच्छे से जानते हैं. You know the name of this compound. I have discussed this particular compound before also. क्या है कंपाउंड का नाम? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इट इज H2CO3 कार्बोनिक एसिड है ये, जो इजीली डिकम्पोज होता है टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक, इजीली डिकम्पोज हो जाएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड, ये कार्बन डाइऑक्साइड में. तो सिंपल ऑक्सीडेशन सीरीज है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत सारे आप यूज कर सकते हैं. ठीक, प्रॉमिसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट A2CR2O7 इन एसिडिक मीडिया और KMnO4 in acidic media. These are promising oxidizing agents for this particular region. Right? ये सबसे आसानी से इस काम को कराते हैं. ठीक है सर. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी. ये पहली कैटेगरी हो गई ऑक्सीडेशन की. जो दूसरी कैटेगरी है दैट इज ऑफ हाइड्रोलिसिस. अगेन बहुत इंटरेस्टिंग सी कैटेगरी है. आपको स्लाइड में 4 कंपाउंड्स ऐसे दिखाई दे रहे होंगे, 4 कैटेगरीज ऐसी दिखाई दे रहे होंगे जो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है. पहला, जब हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस की बात करते हैं तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस में द वेरी फर्स्ट वन इज फॉर फॉर्मिक एसिड ओनली. फॉर्मिक एसिड के लिए पहली रिएक्शन है एंड दैट इज CHX3. हेलोजेंस में आपने ये पढ़ा है, ट्राई हेलोजन कंपाउंड. अगर आपको याद हो क्लोरोफॉर्म मैंने आपको पढ़ाया था, क्लोरोफॉर्म के अंदर आपने ये पढ़ा है. इसका हाइड्रोलिसिस इन बेसिक मीडियम NaOH की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिसिस अगर आप कराएंगे तो याद कीजिए, मैंने आपको बहुत सिंपल सी चीज बताई थी. देखिए, अगर आपको याद आ रहा है, रफ में करने के लिए मैंने एक काम आपको बताया था एंड दैट इज ये NaOH के 3 मॉलिक्यूल्स हैं. ये NaX निकाल दीजिए, थ्राइस NaX, यानी ये किस पर कन्वर्ट हो जाएगा इनिशियली HCOH OH OH प्लस
ट्राइस NaX, ये निकल गया। ये रफ में करने को बताया था मैंने आपको, नॉर्मली ऐसा होता नहीं। हाइड्रोलिसिस में तो हम पोलर बॉन्ड्स तोड़ते हैं। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पानी के 3 H किधर लगा दिए, 3 OH किधर लगा दिए, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं। या फिर रफ में करने के लिए, जो कि आपको आसानी से ध्यान रहता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसी चीज है, रफ में करने के लिए आपने ऐसा कर दिया। ठीक, दोनों चीजें अपनी जगह परफेक्ट है। ये बनने के बाद वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा and there is the formation of this particular compound. फॉर्मिक एसिड बनेगा। फॉर्मिक एसिड क्योंकि रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है, तुरंत NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। एज द रिजल्ट HCONA और वाटर मॉलिक्यूल, ये फाइनल प्रोडक्ट्स की फॉर्म में आपको दिखाई देंगे। सोडियम फॉर्मेट दिखाई देगा अलॉन्ग विथ वाटर मॉलिक्यूल। अब इस कंप्लीट रिएक्शन को अगर आप लिखना चाहते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं? अगर आप इस कंप्लीट रिएक्शन को देखें, इक्वेशन की फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं, then CHX3 प्लस कितने NaOH यूज हुए? 4, 3 यहां और 1 यहां पर यूज हुआ, ये फोर्थ वन, तो 4 NaOH, राइट। This will give rise to HCONA plus thrice NaX plus वाटर मॉलिक्यूल्स, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां निकला और एक वाटर मॉलिक्यूल यहां पर निकला, दैट इज twice H2, राइट। तो यू विल गेट CHX3 plus 4 NaOH, you will get sodium formate along with NaX and 2 molecules of water, right? तो ये कंप्लीट रिएक्शन हो जाती है हाइड्रोलिसिस में, द वेरी फर्स्ट वन, जो सिर्फ फॉर्मिक एसिड के लिए। अब हम चलते हैं दूसरी रिएक्शन पर। अगेन इंटरेस्टिंग सी रिएक्शन है, आपने अभी पढ़ी नहीं है, बट स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक है, आपको याद रखनी जरूरी है। हाइड्रोजन साइनाइड, इसका हाइड्रोलिसिस जब आप करेंगे, देखिए तीनों बॉन्ड तोड़िए, ठीक, 3 H इधर लगा दीजिए, 3 OH इधर लगा दीजिए, राइट। तो ये क्या बन जाएगा? अमोनिया, ठीक। एंड दिस वन भी विल बिकम इसको हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं, बिकॉज इस पर्टिकुलर कंपाउंड का जब आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस लेंगे। पार्शियल हाइड्रोलिसिस में ये एसिड है, तो कोशिश करें कि बेसिक मीडिया आप ले। डाइल्यूट सॉल्यूशंस जब आप लेंगे, 2 बॉन्ड टूटेंगे, 2 H इधर लगाएंगे, 2 OH इधर लगाएंगे, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू HCOH, OH, ये N जुड़ा हुआ है, ये 2 हाइड्रोजन स्टैक, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा एंड दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू HC डबल बॉन्ड अमाइड। तो हाइड्रोजन साइनाइड, इसका जब आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे फॉर्मिक एसिड बनेगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे फॉर्मामाइड बनेगा, फॉर्मिक एसिड। जो पहली रिएक्शन थी उसमें हाइड्रोलिसिस सिर्फ और सिर्फ CHX3 का पॉसिबल था।
आप हाइड्रोजन की जगह कार्बन नहीं लगा सकते थे, वहां पर ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स की ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर था। बट यहां जो हाइड्रोजन साइनाइड है, अगर इसकी जगह आप एल्काइल साइनाइड यूज करते हो तब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पर हायर एसिड्स बन जाएंगे। ये तीनों बॉन्ड तोड़ के 3H और 3OH जैसा आपको बताया, तो ये बन गया RCOH OH OH। वाटर मॉलिक्यूल आपने निकाल दिया, दिस इज द फॉर्मेशन, राइट। और ये बनाएगा अमोनिया। ठीक है सर, क्लियर है। तो अकॉर्डिंगली आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन से हाइड्रोजन साइनाइड से फॉर्मिक एज वेल एज हायर एसिड्स दोनों बना सकते हैं। फॉर्मिक एसिड भी बना सकते हैं, हायर एसिड्स भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस रिएक्शन पे चलते हैं, दैट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। थर्ड कैटेगरी एस्टर्स की बात की है। यहां पर एस्टर की जगह में कोई भी एसिड डेरिवेटिव ले सकता हूं, खाली एस्टर ही नहीं ले सकता, कोई भी एसिड डेरिवेटिव ले सकता हूं। आपको पता है 4 एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, एस्टर्स, अमाइड्स, एसिड हैलाइड्स और एसिड एनहाइड्राइड्स। अगर हम इन चारों के फॉर्मूले देखेंगे, RCOR', RCONH2, RCOCl और RCO होल ट्वाइस O। इन चारों में से किसी का भी हाइड्रोलिसिस आप करेंगे तो आपको एसिड मिलेगा, राइट। जो बाई प्रोडक्ट है, ये बाई प्रोडक्ट चारों केसेस में डिफर करेगा। इस केस में एसिड के साथ इस टाइप का अल्कोहल मिलेगा, इस केस में एसिड के साथ अमोनिया मिलेगी, इस केस में एसिड के साथ HCl और इस केस में 2 मॉलिक्यूल्स या 2 मोल्स ऑफ एसिड ये आपको मिलेगा, राइट। यानी ये जो प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट को फर्दर हाइड्रोलाइज करके ये कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है। फर्दर हाइड्रोलाइज जब आप करेंगे, ये बॉन्ड टूटेगा, H इधर लगा दीजिए, OH इधर लगा दीजिए, राइट। या ये जो प्रोडक्ट बना है, ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का है। अगर आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट देखेंगे तो क्या होगा, ये होगा। इसको फर्दर जब आप हाइड्रोलाइज करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, H इधर OH इधर, यानी ये कन्वर्ट हो गया एसिड में और ये आपको अमोनिया की फॉर्म में बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा, राइट। तो ये एसिड्स के जो डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव्स के हाइड्रोलिसिस है, यानी जहां पे खाली एस्टर लिखा है वहां पर आप मेंशन कर लेंगे कि इट इज बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, आइदर इट इज एस्टर और एनी अदर डेरिवेटिव। अब इसके बाद जो अगली कैटेगरी है, दैट नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑफ अ स्पेशल कंपाउंड, जिसके बारे में मैंने आपको एल्डिहाइड कीटोन्स में भी बताया था, EAA या एसिटो
acetic ester. EAA is ethyl acetoacetate. EAA is ethyl acetoacetate. इसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो, CH3CO CH2 COO C2H5. याद करिए, मैंने इसमें दो तरीके के हाइड्रोलिसिस बताए थे. एक कीटोनिक हाइड्रोलिसिस था और दूसरा एसिडिक हाइड्रोलिसिस. और मजे की बात क्या थी कि कीटोनिक हाइड्रोलिसिस तो एसिड की प्रेजेंस में होता था और एसिडिक हाइड्रोलिसिस बेस की प्रेजेंस में होता था. आपको अगर याद हो तो कीटोनिक हाइड्रोलिसिस में यह ब्रेकेज था, राइट. यहां H, यहां OH, यहां OH, यहां H, ये ब्रेकेज था. और जो फॉर्मेशन थी कीटोनिक हाइड्रोलिसिस में, ये देखिए, ये वाला हिस्सा अगर आप देखेंगे तो CH3CO CH3, ये वाला हिस्सा अभी हमने देखा ही था, OH C डबल बॉन्ड OH यानी कार्बोनिक एसिड जो H2O और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है. एंड द थर्ड वन इज C2H5OH यानी इथाइल. ये तीन कंपोनेंट्स बने थे कीटोनिक हाइड्रोलिसिस. वहीं अगर इस मॉलिक्यूल को दोबारा देखें तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस में मैंने आपको ये ब्रेकेज बताए थे. ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस की ब्रेकेज है. OH इधर लगाएंगे, H इधर लगाएंगे, फिर OH इधर लगाएंगे, H इधर लगाएंगे. तो दोनों केसेस में एक कॉमन पॉइंट ये निकल करके आता है एंड दैट इज C2H5OH दोनों केसेस में बनेगा. साथ में ये जो है दोनों के दोनों एसिटिक एसिड बनाएंगे. तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन एसिटोएसिटिक एस्टर का हाइड्रोलिसिस, दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज टारगेटेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड. जैसे आपने हाइड्रोलिसिस की पहली रिएक्शन देखी थी वो फॉर्मिक एसिड की फॉर्मेशन कर रही थी, ठीक इसी तरीके से हाइड्रोलिसिस की जो लास्ट रिएक्शन है ये एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन कर रही है, राइट. अब हम चलते हैं अगली रिएक्शन जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है. जेईई में लगभग हर साल ये रिएक्शन आती है, अलग अलग तरीके से आती है. 2015 में भी आई है. सिंपल ओजोनोलिसिस करने के लिए एल्कीन का ओजोनोलिसिस रिएक्शन है. द नेक्स्ट वन देख लेते हैं, आपको याद है या नहीं. याद कीजिए, आपको बताया था मैंने कि एल्कीन है. इस एल्कीन का जब आप ओजोनोलिसिस करेंगे तो ओजोन से रिएक्शन होगी. सबसे पहले ओजोनाइड बनेगा. ओजोनाइड बनने के बाद मैंने आपको 3 डिफरेंट प्रोसीजर्स बताए थे. जो ब्रेकेज है इसका, जो हाइड्रोलिसिस है, वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस या हम बोले बेटर है ऑक्सीडेटिव. दूसरा रिडक्टिव
हाइड्रोलिसिस और तीसरा नॉर्मल हाइड्रोलिसिस। मैंने आपको बताया था ये ब्रेकेज है, ये ऑक्सीजन पानी के साथ मिलकर के H2O2 बनाती है, जो इस रिएक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट है, राइट। अगर आप नॉर्मल कंडीशंस में देखेंगे, मैंने आपको बताया था ये बॉन्ड हटा दीजिए, ये बॉन्ड हटा दीजिए और ये बॉन्ड हटा दीजिए, कार्बन ऑक्सीजन की वैलेंसीज फ्री हो रही हैं। ये नॉर्मल प्रोडक्ट है, ये जिंक जैसे माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में बनेंगे। जिंक की रिड्यूसिंग एक्टिविटी और H2O2 की ऑक्सीडाइजिंग एक्टिविटी लगभग बराबर है, यानी H2O2 की जो ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी है और जिंक की जो रिड्यूसिंग कैपेसिटी, ये लगभग बराबर है। दैट्स वाई उस केस में आपको नॉर्मल कार्बोनिल कंपाउंड्स मिलेंगे एज द फाइनल प्रोडक्ट्स। अगर आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, सपोज हमने LiAlH4 यूज किया, वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, देन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड यानी ये फर्दर रिड्यूस हो जाएगा किसमें, अगर CO ग्रुप रिड्यूस होता है तो किसमें रिड्यूस होता है, ये डबल बॉन्ड की जगह एक तो OH आ गया, एक ये H आ गया, ये रिडक्शन हो गया, दोनों जगह पर H लग गया, यानी जो CO ग्रुप था ये बॉन्ड टूटा, एक H इधर एक H इधर लगा। दैट मीन्स अल्कोहल्स यहां पर मिलेंगे, प्रोवाइडेड आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करें। अब मैंने एसिडिक हाइड्रोलिसिस या ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस इसको बोला, क्यों? इन द एब्सेंस ऑफ एनी रीजेंट, अगर कोई भी रीजेंट हम ना लें तो, राइट, अगर हम कोई भी रीजेंट नहीं लेते हैं, उस पर्टिकुलर केस में यहां जो दिखाई देता है दैट इज जो प्रोडक्ट बन रहे हैं इनका ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट आपको मिलेगा। एल्डिहाइड कीटोन्स का ऑक्सीडेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स यहां पर आपको मिलेंगे, राइट, क्योंकि जो H2O2 एज अ बाई प्रोडक्ट बन रहा है ये कार्बोनिल कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन कर देगा, यानी इस पर्टिकुलर केस में H2O2 which is the important byproduct of this reaction, right, that oxidizes aldehydes and ketones to their respective acids। अब यहां पे एक बात आपको यह ध्यान रखनी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स कीटोन का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट नहीं है। कीटोन को अगर आप विगरस कंडीशंस में ऑक्सीडाइज करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो बनते हैं वो रियल सेंस में कम कार्बन एटम वाले बनते हैं, यानी वहां कार्बन कार्बन बॉन्ड का ऑक्सीडेशन होता है इंस्टेड ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन को। ठीक है, तो ये रिएक्शन में इन पर्टिकुलर जो ये वाला पार्ट ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस वाला, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाएगा, और इनफैक्ट उसके अंदर क्या होगा कि अगर आप ये कार्बोनिल कंपाउंड बनते हुए देख रहे हैं, ये कार्बोनिल कंपाउंड्स H2O2 की वजह से ऑक्सीडाइज होते हैं, जिसको कि जिंक रोक रहा था पहले केस में, दूसरे केस में LiAlH4 रोक रहा था। ठीक है,
अगेन अगर आप एल्काइन लेते हो तब जो ओजोनाइड बनेगा वो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, ये बीच में बॉन्ड रहेगा और ये बॉन्ड सिर्फ इन्हीं कंडीशंस में ऑक्सीडाइज होता है, अदरवाइज ऑक्सीडाइज नहीं होता। ये वाला जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है ये इन्हीं कंडीशंस में ऑक्सीडाइज होता है। तो ये बात हम कर चुके हैं पहले। अगली रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन नंबर 7। नेक्स्ट रिएक्शन ओजोनलिसिस हो गया। 7th रिएक्शन ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। देख लेते हैं इस रिएक्शन को। Grignard reagent is RMgX. इसकी रिएक्शन जब आप CO2 से कराएंगे तो वन ऑफ द बॉन्ड विल ब्रेक, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हिस्सा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हिस्सा, तो सर्टेनली इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे। दैट मीन्स R C डबल बॉन्ड O OMgX. This will be formed जो हाइड्रोलिसिस पर R COOH प्लस MgOH X देता है। अब यहां जो ध्यान देने वाली बात है दैट इज इस पर्टिकुलर रिएक्शन से आप फॉर्मिक एसिड नहीं बना सकते। You cannot form formic acid through this particular reaction. Formic acid cannot be produced through this particular reaction. Right? Then the next reaction, reaction number 8, जो आपकी स्लाइड में लिखी हुई है दैट इज कोच रिएक्शन। कोच रिएक्शन स्पेसिफिक रिएक्शन है जिसमें आप जो एल्कीन है इसकी रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर से कराते हैं। राइट? रिएक्शन H3PO4 की प्रेजेंस में 300 to 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगी। ये दोनों अगर आप देखेंगे तो मिलकर के H प्लस और H ये COOH ये दो ग्रुप बनाएंगे जो आपको बहुत साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। एल्कीन में सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एल्कीन में सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। यानी सपोज अगर आप ये एल्कीन ले लेते हैं CO प्लस H2O, कोच रिएक्शन आप कराने जा रहे हैं तो H प्लस एक तरफ जोड़ेंगे यानी ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में और नीचे वाला जो हिस्सा है उसके साथ आप COOH जोड़ेंगे यानी प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। तो पहली एल्कीन जो आपने लिया है उस पहली एल्कीन से प्रोपेनोइक एसिड सीधा बन रहा है। दैट मीन्स इस रिएक्शन से आप फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड ये नहीं बना सकते हैं। ठीक है? इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन नंबर 9।
उसको देख सकते हैं। रिएक्शन नंबर 9 जो है दैट इज कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। सोडियम एल्कोक्साइड आपने लिया, राइट, और इस सोडियम एल्कोक्साइड में आपने इफ्लक्स किया कार्बन मोनोऑक्साइड, इफ्लक्स किया, यानी इसको हीट करने के बाद अंडर प्रेशर आपने इन दोनों का जो इंट्रो है वो करा दिया, यानी मिलन करा दिया। तो सिंप्लीफाइड मैनर में यू विल फाइंड RCO minus Na+. This will be produced. RCO minus Na+, this will be produced. अब इसके बाद एक ऐसी रिएक्शन जो बड़ी इंटरेस्टिंग सी, बहुत बड़ी अलग सी रिएक्शन है और अपने आप में एक पूरा का पूरा सिंथेसिस है, यानी उस पर्टिकुलर रिएक्शन के जरिए हम कुछ डिफरेंट तरीके की मैपिंग्स कर सकते हैं। और ये पर्टिकुलर रिएक्शन अगर हम देखें तो एक सिंथेटिक एक्टिविटी रखती है, ऐसा हम बोल रहे हैं, या हम ये कहना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन से बहुत सारी कैटेगरीज के एसिड्स आप बना पाएंगे। सिर्फ फॉर्मिक एसिड इससे नहीं बनेगा, अदरवाइज जैसे भी जोड़ घटाने आपको करने हैं वो आप कर सकते हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन से। रिएक्शन नंबर 10, मैलोनिक एस्टर सिंथेसिस। इस रिएक्शन को समझने के लिए आपको जानना जरूरी है कि मैलोनिक एसिड क्या होता है। मैलोनिक एसिड इज दिस पर्टिकुलर कंपाउंड और इस पर्टिकुलर कंपाउंड की जो खास बात है दैट इज H+ कैन बी गिवन आउट फ्रॉम 3 पॉइंट्स। इसकी खास बात है H+ यहां से भी निकल सकता है, H+ यहां से भी निकल सकता है और H+ यहां से भी निकल सकता है, यानी ये कंपाउंड CH2CO माइनस COH ये भी दिखा सकता है, ये भी दिखा सकता है, और ये भी दिखा सकता है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इस कंपाउंड को अगर आप हीट करेंगे तो ये बड़ी आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेगा। ठीक है, इफ यू हीट अप दिस पर्टिकुलर कंपाउंड देन इट विल इजीली इलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इट। कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकल सकती है या कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकल सकती है। ठीक, एज द रिजल्ट आप इस H को इसके साथ जोड़ देंगे, यानी CH3COH ये बड़ी आसानी से बन सकता है। ये इस कंपाउंड की दूसरी खासियत है। खासियत नंबर 1, हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकता है H+ की फॉर्म में, यानी एसिडिक है, यहां से भी। दूसरा, इजीली कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करता है। इस कंपाउंड के अंदर ये जो एक्टिविटीज हैं उनके होने की वजह ये है, जो 2 COOH ग्रुप्स प्रेजेंट है। अगर इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखें आप, ये देखिए, इस कंपाउंड में इस तरीके की सिचुएशन है, दोनों COOH ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं। एज द रिजल्ट ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स कार्बन एटम की तरफ शिफ्ट हो जा रहे हैं।
जिसकी वजह से ये ग्रुप जो CH2 है ये नॉर्मल ग्रुप ना रह करके अब एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहलाएगा। ठीक है सर। तो इसका जो एस्टर है, अब इसका जो एस्टर होगा वो कैसा होगा? इस कंपाउंड का जो एस्टर है दैट विल बी लाइक दिस। लाइक दिस। इस एस्टर से आप डिफरेंट कैटेगरीज के कंपाउंड्स बना सकते हैं। देखिए कैसे। अब इसको देखते हैं वन बाय वन सिंथेसिस को पूरी तरह से। देखिए इसको अगर आप हीट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, क्या बन जाएगा? CH2 इससे जुड़ा हुआ, सपोज ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई COOR, राइट। इसके बाद इसका आपने हाइड्रोलिसिस कर दिया। तो अभी एस्टर का हाइड्रोलिसिस मैंने आपको बताया। एस्टर का हाइड्रोलिसिस होगा, ये बॉन्ड ब्रेकेज OH इधर लगा दीजिए, H इधर लगा दीजिए, यानी बन जाएगा RCH2 COOH प्लस RH, ये बन जाएगा, राइट। ये तो हुआ आपने पहले हीट कराया बाद में हाइड्रोलिसिस कराया। अब देखिए यहां डेलिकेसी क्या है। अगर आप इसका पहले हाइड्रोलिसिस करा लें, जब आप पहले हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो दोनों ही जगह पर इस तरीके की सिचुएशन आएगी। ये बॉन्ड ब्रेकेज होगा, H इधर लग जाएगा, OH इधर लग जाएगा, यानी ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मैलोनिक एसिड में। इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसको जब आप हीट कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, उस केस में आपको एसिटिक एसिड मिलेगा। तो आप इस रिएक्शन में वेरिएशन करा के, एज पर योर नीड वेरिएशन करा के आप कंपाउंड बदल सकते हैं। अब इसमें एक तीसरी खास बात भी, वो तीसरी खास बात क्या है कि अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस कराते, सपोज आपने बेस से रिएक्शन कराई, क्या बनेगा? अभी ये दोनों एसिड्स तो खत्म हो गए, ये एसिड बचा हुआ है, तो ये बनेगा। ये बन गया। अब इसकी अगर आप RH से रिएक्शन कराएंगे तो ये NaX निकल जाएगा। क्या बन गया? R CH COOR डैश, मैं इसे R डैश कर दे रहा हूं इस पर्टिकुलर केस में, राइट। अब इसका भी आप सेम तरीके का काम कर सकते हैं, यानी इसको पहले हीट अगर आप करेंगे तभी क्या बनेगा? RCH R डैश COOR डैश, बाद में हाइड्रोलिसिस कर देंगे तभी यू विल गेट RCH, यू विल गेट दिस कंपाउंड। और इसी कंपाउंड का अगर आप पहले हाइड्रोलिसिस करें, जब आप पहले हाइड्रोलिसिस करेंगे देन
ये बनेगा, और इसको जब आप हीट करेंगे ये बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है? एग्जैक्टली अगर हम देखें तो एक प्रोडक्ट ये बना इस टाइप का एसिड, एक प्रोडक्ट ये बना इस टाइप का एसिड, ठीक, ये दोनों सेम है, इसीलिए मैं यहां लेकर के आया। बनाने का तरीका फर्क हो गया। ठीक है जी। देन सेकेंडली एक प्रोडक्ट ये बना और एक प्रोडक्ट इस टाइप का ब्रांच एसिड आपको दिखाई दे रहा है। 1, 2, और बहुत माइनर सा डिफरेंस है। आप हीट करा करके हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं या हाइड्रोलिसिस करा के आप हीट करा रहे हैं, इस पे चीज डिपेंड कर रही है। फाइन, तो ये चीज समझने की है एग्जैक्टली कि हम अगर देखें तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन इसीलिए मैलोनिक एस्टर सिंथेसिस के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इसमें आपको प्रॉपर वे में अगर आप देखें तो प्रॉपर वे में आपको डिफरेंट स्टेप्स यूज करके आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड्स बना सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो बोर्ड्स में जो आपको कन्वर्जन्स वाला पोर्शन है उसमें हेल्प मिलेगी, प्लस कॉम्पिटिशन्स में अगर रोड मैप का कोई प्रॉब्लम आ जाता है इस तरीके का, जहां बीच में आपको कंपाउंड्स फिलअप करना है, तो वहां आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई जी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नाउ वी मूव ऑन टू द प्रॉपर्टी पार्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रॉपर्टीज, उसके लिए स्लाइड मैंने लगा दिया है। जैसा मैंने आपको बताया है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऐसी होंगी जो आपने देखी हुई होंगी, इसमें बहुत ज्यादा टाइम इसीलिए आपको नहीं लगेगा, मोर और लेस आपका रिवीजन हो रहा हो। 1 बाय 1 उन रिएक्शंस को हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको जो फर्स्ट कैटेगरी दी हुई है दैट इज दोज रिएक्शंस जहां रिप्लेसेबल हाइड्रोजन वाली बात है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड जो रिएक्शंस है वो प्रॉपर एसिडिक बिहेवियर की रिएक्शन है। कैटेगरी ए एसिडिक बिहेवियर वाली रिएक्शन है, लिखा हुआ है ड्यू टू रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, तो सिंपली RCOOH प्लस NaOH या RCOOH प्लस मेटल यानी Na। बोथ केसेस में यहां सॉल्ट और पानी बनेगा, यहां सॉल्ट और हाइड्रोजन निकलेगा। जो दूसरी रिएक्शन है ये आप टेस्ट ऑफ एसिडिक बिहेवियर की तरह से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां ध्यान रखना है कि एक्टिव मेटल्स सिर्फ ये रिएक्शन देंगे। अगर आप गलती से यहां पर कॉपर लिख दे या सिल्वर लिख दे तो ये रिएक्शन नहीं होगी। कॉपर और सिल्वर दीज आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू गिव हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिडिक सॉल्यूशंस, ये आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। अब उसके बाद जैसे मैंने कैटेगराइजेशन बताया था, कैटेगरी बी इज द रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप। ये पहला केस था ड्यू टू रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, जो कैटेगरी बी है दैट इज ड्यू टू OH ग्रुप। इसमें अगर आप देखेंगे तो
एल्कोहल्स वाली रिएक्शंस आपको मिलेंगी। ठीक, वन बाय वन इनको देख लेते हैं। पहली रिएक्शन एल्कोहल के साथ ही है, एस्टर बनेगा। ये 4 रिएक्शंस मैं आपको बताऊंगा। ठीक, वन बाय वन इनको देख लेते हैं। पहला केस विथ एल्कोहल्स ही लिखा है। अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं तो इस तरह से कैटेगराइज होगा, RCOH प्लस R-OH, ये एस्टर बन गया, यानी RCOR- प्लस H2। लाइकवाइज अगर अमोनिया से रिएक्शन हुई तो RCONH2 बन गया प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। सिमिलरली अगर आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं विथ PX3, PX5 या SOCl2 इनके साथ, तभी RCOCl या RCOX जैसे कंपाउंड्स बनेंगे, यानी OH ग्रुप हेलोजन से रिप्लेस हो गया, OH ग्रुप अमोनिया से रिप्लेस हो गया, OH ग्रुप वास्तव में OH ग्रुप से ही रिप्लेस हुआ या OR से रिप्लेस हुआ, जिसमें कि एस्टर बना। ठीक है, देन द फोर्थ कैटेगरी इज ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शंस। जब आप एसिड्स का डिहाइड्रेशन करेंगे तो वो डिहाइड्रेशन वास्तव में विल गिव यू अगर आप एसिड्स का डिहाइड्रेशन करेंगे तो सर्टेनली पानी अगर आपने निकाल दिया तो चौथी कैटेगरी ऑफ एसिड डेरिवेटिव यानी एसिड एनहाइड्राइड्स बन जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर। ये तो आपने अल्कोहल्स में पढ़ी थी। अब हम चलते हैं उन कैटेगरीज की ओर जिसके अंदर थर्ड कैटेगरी ड्यू टू COH एज अ होल। ठीक है, यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है, अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो ये जो एक्टिव CO ग्रुप है, जो एसिड का CO ग्रुप है, उसकी वजह से होती है। तो ड्यू टू द CO ग्रुप ऑफ एसिड, अगर आपको याद आ रहा हो एस्टरिफिकेशन का पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको बताया हुआ है। नाउ वी कम टू दोज रिएक्शंस जो COH ग्रुप को एज अ होल इन्वॉल्व कर रही हैं। राइट, हल्का सा मैग्नीफाई कर देता हूं आपके लिए मैं। इस पे फोकस कर लेते हैं। इसमें पहली रिएक्शन जब आप देख रहे हैं 7th एंड 8th, ये जो रिएक्शन है 7th आपने एल्केन्स में पढ़ी है, RCONA या RCOH। ये सोडा लाइम से जब रिएक्शन करेंगे, सोडा लाइम में मैंने आपको बताया था CaO ये नॉन एक्टिव पार्टनर है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ डिहाइड्रेशन का काम करता है। निकलेगा यहां पर Na2CO3, ये निकल जाएगा। ठीक, अगर आप इसे लेंगे तो ये पहले इसमें कन्वर्ट होगा फिर निकलेगा। ये रूट सबस्ट्रेट है। ठीक, और बचेगा क्या, R और H। ये पर्टिकुलर रिएक्शन। लाइकवाइज एक रिएक्शन और पढ़ी थी आपने एल्केन्स में, एंड दैट वाज कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। जो रिएक्शन आपने पढ़ी थी दैट वाज कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। ये रिएक्शन भी आपको याद दिला देता हूं। याद कीजिए, इस रिएक्शन से आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों बना सकते थे।
इलेक्ट्रोलिसिस आपने किया था तभी CH3CO माइनस प्लस ट्वाइस Na प्लस बना था, ये एनोड पर जाएगा, ये कैथोड पर जाएगा, राइट। ये एनोड पर जाकर के जो प्राइमरी रिएक्शन दिखाएगा दैट इज दिस वन, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा माइनस ट्वाइस ऑफ E माइनस, इसमें कन्वर्ट होगा, CO2 निकल जाएगी ये दोनों, और यहां बीच में बॉन्ड बन जाएगा, यानी इस तरह का एल्केन बनेगा। तो याद हो अगर आपको, तो ये रिएक्शन वास्तव में आपको मैंने प्रॉपर्ली बताई थी, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड डेवलप कर सकते हैं, और ये वास्तव में आपको वहां पर NaOH की फॉर्म में दिखाई देगा, यहां हाइड्रोजन निकलेगी कैथोड पर, राइट। तो ये तो हो गया एल्केन जो आपने बनाया। ठीक इसी तरीके से अगर आप यहां ये कंपाउंड लेते हैं एज अ सबस्ट्रेट, क्या कहते हैं इसको, इट इज सोडियम सक्सीनेट, देन इस तरह की एल्कीन आपको मिल जाएगी। और अगर आप इस तरह का कंपाउंड लेते हैं, राइट, अभी इलेक्ट्रोलिसिस के बाद यू विल गेट दिस काइंड ऑफ एल्काइन प्लस CO2 प्लस H2 प्लस NaOH, ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। इसे क्या कहते हैं, सोडियम फ्यूमरेट, इट इज सोडियम फ्यूमरेट। तो ये कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस है, आपको अगर याद आ रहा हो बताया गया है, जिससे आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों बता सकते हैं। देन द थर्ड रिएक्शन जो यहां पर 9th कहलाएगी, दैट इज RCOOH। अगर आप अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे रूम टेम्परेचर पर, तो इनिशियली अमोनियम सॉल्ट बनेगा, दिस विल फॉर्म, और इसको जब आप हीट अप करते हैं तो RCONH2 प्लस H2, स्ट्रांगली हीट करेंगे तो अमाइड्स बनेंगे, राइट। और इसी अमोनियम सॉल्ट को अगर आप P2O5 जैसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट से डिहाइड्रेट करा देंगे, तो देखिए यहां 4 हाइड्रोजन से ये दोनों ऑक्सीजन बाहर निकल जाएंगे इनके लिए, यानी जिसके हाइड्रोलिसिस से आपने कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बनाया था, डिहाइड्रेशन पर वास्तव में ये उसी में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ H2O निकला है। ये रिएक्शन नंबर 10 की फॉर्म में आपको दे रखी है, राइट। फिर जो रिएक्शन नंबर 11 है, ये रिएक्शन नंबर 11 आपने वास्तव में एल्डिहाइड कीटोन्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ी है। एसिड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, याद दिला देता हूं आपको। रिएक्शन नंबर 11, ये देखिए, खाली इसका अगर आप ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो याद करिए CaCO3 निकलता है, RCOR ये बनता है,
अकॉर्डिंगली अगर आप खाली इसका यानी फॉर्मिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे अभी वही CaCO3 निकलेगा और जो बनेगा दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। ये तो बन गया कीटोन्स, ये बन गया फॉर्मल्डिहाइड और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जैसा मैंने आपको बताया था RCO-। अगर इसका आप ड्राई डिस्टिलेशन करें तभी दो CaCO3 मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, एक ऐसे निकाल दीजिए और एक ऐसे निकाल दीजिए। दो CaCO3 मॉलिक्यूल्स निकलेंगे देखिए और दो RCHO आपको बनते हुए दिखाई देंगे यानी ट्वाइस RCHO प्लस ट्वाइस CaCO3। इसी रिएक्शन की एक मॉडिफाइड फॉर्म आपने और देखी थी। वो मॉडिफाइड फॉर्म क्या थी? अगर आप इसको थोरियम और क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं लगभग 600 केल्विन के आसपास, तो ये याद करिए इस तरह से आपको बताया था। एक वाटर मॉलिक्यूल निकालिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दीजिए, जो बचेगा दैट इज RCOR। यहां भी यही बन रहा है, यहां भी यही बन रहा है, ठीक है। यानी ये वेपर फॉर्म में आप ले रहे हैं, तब इस तरीके की कंडीशन आ रही है थोरियम और क्रोमियम के ऑक्साइड्स की प्रेजेंस में। लाइकवाइज अगर आप इन दोनों वेपर्स को साथ में ले रहे हैं, फॉर्मिक एसिड के वेपर के साथ किसी दूसरे एसिड की वेपर ले रहे हैं, ये निकालिए, ये निकालिए RCHO प्लस CO2 प्लस H। लाइकवाइज अगर आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मिक एसिड की वेपर्स ले रहे हैं, अभी ये और ये CO2 निकल गई, HCHO बचेगा, CO2 प्लस H2। ये सिंपल सी कंडीशन, राइट। इसके बाद रिएक्शन नंबर 12, बोरोडीन हंसटिकर रिएक्शन। आपने हैलोजन कंपाउंड्स में पढ़ी थी, रिएक्शन स्लाइड में लिखी भी हुई है, यहां भी लिख देता हूं मैं। जब आप एसिड का सिल्वर सॉल्ट हैलोजन के साथ हीट कराते हैं तो RBr प्लस KgBr प्लस CO2, ये बोरोडीन हंसटिकर, ठीक है। और इसी की एक मॉडिफाइड फॉर्म थी, जब आप इस कंपाउंड को I2 के साथ हीट कराते हैं तो Ri प्लस CO2 प्लस AgI, ये बनेगा, राइट। रिएक्शन का नाम बी फॉर्म सिमोनिनी रिएक्शन, राइट। ये दोनों रिएक्शन आपने हैलोजन कंपाउंड्स में पढ़ी हैं। अगली रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 13, इट इज सिंपल रिडक्शन रिएक्शन।
रिडक्शन ऑक्सीडेशन का बिल्कुल उल्टा है, तो सर्टेन सी बात है जो प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं एल्केन्स, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। सारा मैंने आपको प्रोसीजर वाइज शुरुआत में जो रिएक्शंस बताई थी, जब हम रिएक्शन प्रोसीजर्स बता रहे थे उसमें मैंने आपको सारा रिडक्शन के बारे में बताया हुआ है, किस तरह का ये रिएजेंट किस तरीके के प्रोडक्ट देगा, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। फिर एक डिफरेंट रिएक्शन जो आगे आपको मदद करेगी, रिएक्शन नंबर 13, एसिड की रिएक्शन एक दूसरे एसिड के साथ, जिसको आप लिखते हैं N3H, बोलते हैं इसको हाइड्रोजोइक एसिड। इट इज कॉल्ड हाइड्रोजोइक एसिड। इट इज द एसिड जिसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/3। इस एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/3 है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहां पर अमीन बनेगा, साथ में CO2 और अमोनिया। ये रिएक्शन आप अमीन्स की, प्राइमरी अमीन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम चौथी कैटेगरी पे चलते हैं, फोर्थ कैटेगरी, जो सिंपल, वो रिएक्शंस जो एल्काइल ग्रुप्स की रिएक्शंस, दोज रिएक्शंस विच बिलोंग टू एल्काइल ग्रुप्स। तो इसमें एक तो सिंप्लीफाइड सी रिएक्शन है हैलोजिनेशन। सिंप्लीफाइड इसलिए कि आपने नॉर्मल हैलोजिनेशन पढ़ा है, वैसा ही फ्री रेडिकल रिएक्शन है ये, राइट। हैलोजिनेशन है, RCH2COOH हैलोजन से रिएक्शन अगर आप कराएंगे तो RCHX-COOH फर्दर ये HX निकलेगा, फिर X2 से रिएक्शन, फिर HX निकलेगा, RCH2COOH एंड लाइकवाइज ये कन्वर्जन होता चला जाएगा। पहले इस कार्बन एटम में होगा, फिर इस कार्बन एटम में, ठीक है। इसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म जहां स्पेसिफिकली अल्फा हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट ही है, मतलब वहां हैलोजिनेशन में फिर बीटा हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक, यानी ये इन्वॉल्व नहीं होगा। इसी का एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है जो रिएक्शन नंबर 18 की फॉर्म में आपको लिखा हुआ है, उसको हम HVZ यानी हेल वेलोर्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन, ये मॉडिफाइड फॉर्म। अब यहां जो समझने वाली बात है, HVZ इस रिएक्शन में क्या करते हैं, Cl2 या Br2 के साथ हम हीट करेंगे लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट करने के बाद की स्थिति सीधा ये फॉर्मेशन, ये हीट करने के बाद की स्थिति, राइट। और अगर सीधा ये फॉर्मेशन, तो बीटा पोजीशन पर यहां इलेक्ट्रॉन नहीं लगेगा, यहां हैलोजन नहीं लगेगा। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो रिएक्शन नंबर 18 मैंने आपको बताया है HVZ, ये जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर आप देखेंगे तो हर दूसरे साल या हर एक साल लगभग, या तो मेंस में आएगी या एडवांस में आएगी, एक बेसिस बनके ये रिएक्शन आती है। द रीजन बीइंग, इससे पहले कि जो दो रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 16 और 17, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। इन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में क्या है कि अगर हम एसिड को ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में जो खास बात है वो क्या है कि सबसे पहला
तो समझ लीजिए कि फॉर्मिक एसिड इट कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन बाकी एसिड्स आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते। अगर आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाते हैं, अगर आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लगाते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सपोज एल्कलाइन KMnO4, उस पर्टिकुलर केस में बीटा हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज, यानी उस पर्टिकुलर केस में ये जो कार्बन एटम है, ये अल्फा है, ये बीटा कार्बन एटम है, ये एसिड का कार्बन एटम है, आपको दिखाई दे रहा है। तो बीटा कार्बन एटम इज ऑक्सीडाइज्ड, यानी जो बीटा हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज होगा, राइट। दैट मीन्स सपोज हमने अगर ये कंपाउंड ले रखा है RCH2 CH2COOH, तो यहां बन जाएगा RCHOH CH2COOH, ये बन जाएगा। यहां ऑक्सीडेशन ना होकर के यहां ऑक्सीडेशन होगा दूर वाले कार्बन एटम पर, जो COOH ग्रुप है, ये ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेगा। और अगर इस कंपाउंड का हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कराते हैं, सपोज एसिडिक K2Cr2O7, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अगर हम रिएक्शन कराते हैं, उस पर्टिकुलर केस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा। यानी जो हमारी प्रॉब्लम है वो क्या है, वो है नो ऑक्सीडेशन एट अल्फा पोजीशन। अल्फा पोजीशन पर ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, वो हमारी एक प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन HBZ रिएक्शन के थ्रू निकलता है। जब HBZ पोजीशन के थ्रू यहां हेलोजन लग जाता है, तब देखिए इस वाले केस में तो ये प्रॉब्लम थी कि ये पहले अल्फा फिर बीटा सारे ऑक्सीडाइज करेगा, फ्री रेडिकल सारे हेलोजिनेट करेगा, ठीक है। फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी, जब तक जो रिएक्टेंट्स हैं वो खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक चलती रहेगी। बट इन दिस पर्टिकुलर केस रिएक्शन यहां स्टॉप हो गई। अब इससे अगर हमें RCHOH बनाना है तो सीधा सीधा बन जाएगा, आपने एक्वस KOH या एक्वस NaOH से रिएक्शन करा दिया, ठीक है। ठीक इसी तरीके से यानी अल्फा पोजीशन पर जो सब्स्टिट्यूशन है वो सब्स्टिट्यूशन आसानी से हो जाता है। जिस तरह से हम ये बनाना चाह रहे हैं उसी तरीके से हम इसकी अगर अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो RCH2COH यानी अमाइनो एसिड बन जाएगा। लाइकवाइज अगर हम इसकी रिएक्शन RX से कराएंगे, सॉरी RX कह रहा हूं, RONA से कराएंगे तो यहां पे क्या लग जाएगा, RCHORCOH, ठीक है जी। तो अकॉर्डिंगली यहां पर हम सब्स्टिट्यूशंस करा सकते हैं अल्फा पोजीशन पर, जहां हमें HBZ रिएक्शन की मदद लेनी पड़ती है। तो HBZ रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको जो जेई में रोड मैप प्रॉब्लम्स मिलती हैं, उन रोड मैप प्रॉब्लम्स में इसका यूटिलाइजेशन बहुत जगह होता है। वो आपको HBZ नाम नहीं देगा, वो सिंपली लिख देगा कि साहब एसिड है, इस एसिड की हैलोजन के साथ रिएक्शन 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराई जाती है, यानी एसिड को हीट किया जाता है हैलोजन के साथ Cl2 या Br2 के साथ 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो जो चीज मिलती है उससे हमें ये बनाना है या ये बनाना है, अकॉर्डिंगली वहां पर इसका इस्तेमाल होता है। यानी इनडायरेक्ट यूसेज अल्फा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन के लिए इसका इस्तेमाल होगा, इसलिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये एलिफेटिक जो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स हैं ये आपके खत्म हो गए। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी हम लेंगे वो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की छोटी सी कैटेगरी है, वो लेंगे, जो डिफरेंसेस आएंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट।
और ये एक प्रॉपर रिवीजन मैं मानता हूं कि एक प्रॉपर रिवीजन जो पीछे के चैप्टर्स हैं आपका, उनका एक प्रॉपर रिवीजन आपको मिल जाता है। थैंक्स।